पेपर 2 में देखो 2007 पेपर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर 2 में देखो लिखा है कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सॉल्ट using diphenyl amine as an indicator the number of moles of more salt required per mole of dichromate ion। तो देखो बेसिकली जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे रेडॉक्स टाइट्रेशन इधर हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन है Cr2O72 माइनस और मोर सॉल्ट में Fe2+ होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, ये Fe3+ में कन्वर्ट होगा और ये Cr3+ में कन्वर्ट होगा। तो फिर चेक देयर एन फैक्टर्स, तो उसमें 6 आएगा, इसका एन फैक्टर 1 आएगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर 6 हुआ, Fe2+ का एन फैक्टर 1 हुआ, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो बस। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ dichromate ion will be equal to gram equivalent of more salt। तो डाइक्रोमेट का 1 मोल एन फैक्टर 6, मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 और मोल्स एक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें डी मार्क कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा अमंग द मेटल कार्बोनेट्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। तो देखो CO बॉन्ड ऑर्डर में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कंपेयर करी जाती है। ठीक है, तो सिनर्जिक बॉन्ड जिसका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा उसका CO बॉन्ड वीकर हो जाएगा, और जिसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसका सिनर्जिक बॉन्ड वीक होगा। तो आप जैसे इसमें केस चेक कर लो, तो ये Mn+ है, ये Fe0 ऑक्सीजन स्टेट है, ये क्रोमियम 0 ऑक्सीजन स्टेट है, और ये वेनेडियम पे -1 ऑक्सीजन स्टेट है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो अब जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा वो अपने इनर डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा उसके इनर डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हायर टेंडेंसी टू डोनेट inner d electrons, higher tendency to donate inner d electrons। अब जब इनर डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी तो उसका मतलब उसका सिनर्जिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और जब सिनर्जिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसका मतलब CO बॉन्ड जो है वो सबसे वीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब वेनेडियम CO6- जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट सिनर्जिक बॉन्ड आएगा, यानी कि मोर मेटल कार्बन पाई बॉन्ड करेक्टर। So strong metal carbon bond and weak carbon oxygen bond। तो इसका मतलब CO बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट हो जाएगा, हेंस लोएस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर। समझ आया? अब देखो ये क्वेश्चन मैं 2007 में सॉल्व करा, अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2014-15 के आसपास था, अगर आपको याद हो तो। अभी रिसेंट क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन देखोगे तो भी रिसेंट पिछले 2-3 सालों में इस तरह के सवाल है बहुत सारे, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन मेटल बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट? सिंपली चेक करना पड़ता है कि सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी, और सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी? वेनेडियम पे माइनस चार्ज है तो उसके इनर डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और Mn पे प्लस चार्ज है तो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा तो उसके डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, और आयरन और क्रोमियम उसके बीच वाली स्टेट होगी, उसको न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपने लिए डी। डन। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा solution of metal ion in which when treated with Ki gives a red precipitate which dissolves in excess of Ki to give a colorless solution. However, the solution of the metal ion on treatment with aqueous solution of cobalt thiocyanate gives rise to a deep blue crystalline precipitate. The metal ion is, अभी देखो मैं लास्ट डीबी में भी चीज डिस्कस कराई थी, मर्क्यूरी के लिए कोबाल्ट थायोसाइनाइड टेस्ट बताया था, मर्क्यूरी के लिए कोबाल्ट थायोसाइनाइड टेस्ट बताया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो सिंपली रिएक्शन लिख लो, आपको मतलब टेस्ट से तो आपको पता चल गया कि कोबाल्ट थायोसाइनाइड टेस्ट से डीप ब्लू कलर इज ऑफ मर्क्यूरी, तो सिंपली टेस्ट लिखते जाओ। सबसे पहले मर्करी, और तो क्लू बहुत सारे हैं, आप चाहो तो हर क्लू से पिक कर पा रहे हैं। आंसर लिखने के लिए तो केवल इतना क्लू भी सफिशिएंट है कि के आई की रिएक्शन से रेड बन रहा है तो HgI2, उसी से पता चल जा रहा है। बट आगे के टेस्ट आगे वाले क्वेश्चन से रेलेवेंट हो जाते हैं। तो पेपर सॉल्व करते टाइम तो आपको स्मॉलेस्ट क्लू से तुरंत आंसर लिखना है, बट जब अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरी एनालिसिस के साथ सॉल्व करना है, सो दैट आपको फ्यूचर के पेपर्स में एडवांटेज मिले। तो अब अगर किसी ने इसकी इस वाली लाइन को मान लो अभी इग्नोर मार दिया, इस वाले लाइन से अभी आपको क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके बिना भी सॉल्व कर ले जाओगे, तो ये फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है कि अगर सवाल इतना ही पूछ लिया गया तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप पूरी बात सीखते हुए चलो। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करा, तो पहले Hg2 की रिएक्शन Ki से कराई, सो मर्क्यूरिक आयन Hg2 की रिएक्शन Ki से कराई, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड बनता है HgI2, ये आपका रेड कलर होता है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए येलो भी लिखा हो सकता है, तो जो HgI2 होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनते हैं डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स के हिसाब से, उसका जो कॉमन फॉर्म है वो रेड मिलता है, ठीक है ना। तो HgI2 तो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म, और अगर इसको एक्सेस ऑफ Ki से रिएक्शन करा देंगे तो K2HgI4 बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा K2HgI4। इसी का जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नस्ट टेस्ट रिएजेंट। और तीसरे टेस्ट में बोला हुआ है कि अगर मेटल आयन को Hg2+ को कोबाल्ट साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे, कोबाल्ट थायोसाइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से ब्लू कलर आएगा। ये आपका ब्लू प्रेसिपिटेट आएगा, तो आप प्रॉपर टेस्ट चेक कर लीजिए, समझ गया ना। इसीलिए आपसे इस चीज को स्ट्रेस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को केवल आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सॉल्व करना है, पहले आपको टाइम बाउंड लिमिट में आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पेपर सॉल्व करना है। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए तो आप हर क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए, तो उसके बाद लास्ट में एक बार एनालिसिस भी करनी की किसी क्वेश्चन में क्या और रिक्वायरमेंट थी, क्या और करना चाहिए था, क्या मुझे और पता होना चाहिए था, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे तो क्या हो जाएगा। सो अनदर हाफ एन आवर या 45 मिनट आपको उस पेपर को दोबारा देना है, या मैं उसको डिस्कशन करते टाइम आपको ज्यादातर चीजें क्लियर करा दूंगा, तो उसके बाद इस चीज को एकदम ढंग से दिमाग में सेट कर लेना है, या आपने शॉर्ट नोट बना लेना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखते चले जाओ, ये बातें फ्यूचर के लिए याद रखनी है, क्योंकि आईटी पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है और ये कभी भी आ जाएंगी फिर से, स्पेशली नॉन के केस में। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 given cyclohexene on ozonolysis followed by the reduction with zinc dust and water gives a compound E followed by a compound E further on treatment with aqueous KOH yields a compound F। अब देखो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाते थे आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया था कि पहले एक एल्कीन की ओजोलिसिस कराते हैं और फिर एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड सवाल आ गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो सवाल को अगर जल्दी करना है तो आपको देखो क्लिक करना चाहिए कि पहले ओजोलिसिस हुई है और फिर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो अल्फा बीटा, इस केस में अल्फा बीटा गामा बन रहा है, तो बेकार ही हो गया, और आगे वाले दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर ए ही आएगा। अब ये टाइम बचाने का काम है। अब अगर किसी ने पूरी ओजोलिसिस करी फिर रेडॉक्स अल्डोल कंडेंसेशन करा के प्रोडक्ट लिख पाया तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। अब यही शार्पनेस का डिफरेंस होता है, जितना टॉपर बच्चा है वो उसका आंसर ऐसे ही मार देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ए आंसर, बाकी तो आ ही नहीं सकता, चेक करने की भी जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है कि कंफ्यूजन आ ही नहीं रहा है। अब जिसकी प्रैक्टिस काम है वो सब पूरा मैकेनिज्म लिखेगा फालतू में, और तो अगर सोल्यूशन लिखना है तो मैं पूरा लिखे देता हूँ आपके लिए, बट आंसर इतना ही से पता चल गया। ये आपकी साइक्लोहेक्सीन है, इससे ओजोन रिसेस करेंगे ओजोन जिंक वाटर से,
ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड बने पहले दोनों, और फिर इसके बाद आपने OH माइनस लेके प्रोडक्टिव अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म किया है, तो इस वाली साइड पे कार्बोनाइल बना के इसके ऊपर अटैक करा देंगे। तो इससे पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनेगा, और फिर इसको अगर आप हीट कर देंगे या हीट नहीं भी करते तो बहुत आसानी से चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। रिएक्शन टेम्परेचर भी सफिशिएंट होता है, तो ये CHO और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, डन। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 is given number of stereoisomers obtained by bromination of trans to butene। तो ट्रांस टू ब्यूटेन पे ब्रोमिनेशन कराएंगे, एंटी एडिशन होगा, तो इससे मीसोफॉर्म क्रिएट होगी, एक ही स्टीरियोआइसोमर बनेगा। समझ गए ना? अगर केवल आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो फटाक से आंसर पता चल रहा है, सॉल्विंग करनी है तो एक बार लिख लो प्रोसेस से, नहीं तो एंटी एडिशन ट्रांसफॉर्म पे एंटी एडिशन से मीसोफॉर्म बनाया हुआ। तो केवल इसका आंसर लिखना है तब तो 1 आ जाएगा, सॉल्व करना है तो एक बार लिख लो बस। ये आपकी ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसके ऊपर ब्रोमिनेशन करा रहे Br2CCl4 से, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो दोनों भी रिलेटिवली अपोजिट साइड पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये इसका भी एंटी कॉन्फर्मर बनाया हुआ है, तो मीसोफॉर्म बनेगी। मीसोफॉर्म की मिरर इमेज उसी की तरह होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से, इसका आंसर बना जाएगा। ठीक है, अभी 2 साल पहले का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन उठा के देखो तो उसमें दोनों फॉर्म पूछे हुए, सिस और ट्रांस की रिएक्शन करा के रेसमी मिक्सचर और मीसोमरिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट हो गए, कॉन्सेप्ट का नंबर बहुत लिमिटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। 28 given among the following the least stable resonating structure, among the following the least stable resonating structure। तो उसमें देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सेकेंड पीरियड का है और उसका ऑक्टेट वायलेशन अगर हो रहा है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का अगर ऑक्टेट वायलेशन हो रहा है तो फिर हम उसे सबसे कम स्टेबल कंसीडर करते हैं। बाकी रूल्स आपको पता है, या तो ऑक्टेट वायलेशन बता रहे हैं, ऑक्टेट वायलेशन मतलब समझ गए ना कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा कर देंगे तो सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, या बेटा 2 से ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो लीस्ट स्टेबल कभी भी पूछा जाएगा तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर इन्वॉल्व है तो सबसे पहली चीज एक बार ये चेक कर लेनी होती है कि कहीं ऐसा केस तो नहीं बना हुआ जिसमें सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद अपने स्टैंडर्ड रूल्स अप्लाई करने हैं, पहले ऑक्टेट चेक करना है, ऑक्टेट चेक करने के बाद चार्ज चेक करना है, चार्ज चेक करने के बाद चार्ज सेपरेशन चेक करना है, और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट चेक करके आपको अपना फाइनल आंसर लिख देना है। इज दैट ओके? फटाफट एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर लो और लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मार्क कर दो उसमें। तो देखो इन सारे स्ट्रक्चर्स में आप ध्यान से देख सकते हो कि ऑक्टेट वायलेशन तो सब में ही है, हर केस में एक ऐसा कार्बन है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन के केस में, किसी भी केस में देखो नाइट्रोजन पे उसने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं किए हुए, तो मतलब वो केस हमेशा ही सेफ है। ठीक है, अब जो बस कंफ्यूजन बन रहा है वो एक ही जगह बन रहा है कि चार्ज सेपरेशन चेक करना है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट आ गए, यही सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सिमिलर चार्जेस मैक्सिमम फार अपार्ट होने चाहिए, सिमिलर चार्जेस मैक्सिमम फार अपार्ट तो मोर स्टेबल होता है। स्ट्रक्चर 1 में दोनों पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट हैं, इन ए बोथ पॉजिटिव चार्ज आर एडजेसेंट, तो लीस्ट स्टेबल।
बोथ पॉजिटिव चार्ज, क्लोजेस्ट लिख दो तो अनस्टेबल हो गया। बोथ पॉजिटिव चार्ज, क्लोजेस्ट मीन्स लीस्ट स्टेबल। तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा। समझ गए? डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। 29 का है पॉजिट्रॉन इज emitted from 11 sodium 23 the ratio of the atomic masses and atomic number of the resulting nuclide। तो पॉजिट्रॉन के केस में आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक यूनिट कम हो जाता है, मास नंबर सेम रहता है। पहले पॉजिट्रॉन इमिट करा दो उसमें से, तो 11 सोडियम 23 से एक पॉजिट्रॉन इमिट कराएंगे तो ये नंबर हो जाएगा 10, नियॉन 23 प्लस एक पॉजिट्रॉन। तो उसने पूछा था रेशियो ऑफ एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड। तो नियॉन बना है, उसका A/Z लिखना है, तो 23/10। आंसर हो गया सी। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है फॉर द प्रोसेस वाटर लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन टू वाटर गैसेस 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इज। तो देखो वाटर का 1 पार्ट 373 केल्विन से 1 पार्ट 373 केल्विन पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडीशन है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी जीरो का केस हो गया। समझ आया? वाटर लिक्विड फॉर्म जो है वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, 1 बार 373 केल्विन इसका भी गिवन है, और 1 बार 373 केल्विन इसका भी गिवन है, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, तो दैट विल बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो होगा, और लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस, लिक्विड कन्वर्टिंग टू गैस, तो इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। और रैंडमनेस अगर इंक्रीज कर रही है तो उसका अर्थ है उसका एंट्रोपी जो होगा पॉजिटिव आएगा, आपका आंसर जो है ए बन जाएगा। ठीक, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर फॉर्म बन रही है, एक प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हुई डेल्टा जी जीरो, और लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव। डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो इट्स गिवन कंसीडर रिएक्शन Ag plus BH gives product when concentration of both reactant G and H are doubled the rate increases by 8 times, however the concentration of G is doubled keeping the concentration of H fixed the rate is doubled। तो G के रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन पता चल गया, G की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट जो है वो डबल हो रहा है, however the concentration of G is doubled keeping the concentration of H the rate is doubled, so order with respect to G जो है वो वन हो गया। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी और एच दोनों डबल कर रहे हैं, तो जी की भी कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, एच की भी कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, तो रेट 8 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब एच का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 4 टाइम्स। इसका रिजल्ट आ रहा है रेट जो है वो 8 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच जो है वो डबल करने से रेट जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच कितना हो गया 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर विल बी डी, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, डन।